बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा आर्टिकल क्या है कि जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी उनमें क्या क्या आता था। उनमें आता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद है लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करते थे? मीटर्स में, और इसका सिंबल था हमारे पास एस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह देता हूं। और फिर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी जो कि v है, और फिर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन था जो कि a होता है। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज थी जो लीनियर क्वांटिटीज थी। और इस चैप्टर में हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में घूमती हुई चीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जिसको हम लोगों ने थीटा या डेल्टा थीटा का नाम दिया, और घूमती हुई चीजों की वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जिसको हमने ओमेगा का सिंबल दिया, और घूमती हुई चीजों का एक्सेलरेशन जिसे हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये तीन क्वांटिटीज पढ़ी हैं। अगर आप आज का आर्टिकल समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पहले ये लेक्चर्स देखने होंगे जिनमें मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो क्योंकि सर्कल में मूव कर रही है तो फिर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारे पास एक चीज सर्कल में मूव कर रही है और सर्कल में मूव करते हुए डेफिनेटली उसने सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाया ट्रैवल करते हुए। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम डेल्टा थीटा कह देते हैं, और ये हम डिग्रीज या रेडियंस में मेजर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उस चीज ने मूव करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस भी मूव किया जिसे हम मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारे पास आ गया ये लीनियर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो इसे हम कहेंगे कि जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। लेकिन समटाइम्स हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उस बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब इन तीनों चीजों की रिलेशंस हम लोगों ने देखने हैं, सबसे पहले हम पहली क्वांटिटी का रिलेशन देखते हैं, और वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहली चीज है जो हम लोगों ने आज देखनी है। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट s और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे मैं कह देता हूं पॉइंट P पर है, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए यहां तक आ गया, और इसने इस दौरान जो एंगल ट्रैवल किया सेंटर पर उसे मैं कह देता हूं कि ये डेल्टा थीटा है जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और उसने यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये उसका लीनियर डिस्टेंस है, ये मीटर्स में कैलकुलेट होता है, इसे हम डेल्टा एस कहते हैं। तो ये लीनियर डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्टेंस है, कोई ना कोई रिलेशन तो इनका बनना चाहिए ना। तो जरा देखते हैं वो रिलेशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि जब भी सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनता है उस एंगल का फार्मूला हमें मालूम है, और वो हम निकाल सकते हैं कि एंगल, लेकिन ये एंगल किसमें होगा? रेडियंस में, डिग्रीज में नहीं। किसके बराबर होता है एंगल इन रेडियन? आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में जब रेडियन को पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। ये देखिए,
एंगल इन रेडियन यानी कि ये एंगल किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये आर्क है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ होगी। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है रेडियस से, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगल इन रेडियन जो एंगल है वो तो डेल्टा थीटा है। आर्क लेंथ यहां से यहां तक डिस्टेंस वो तो डेल्टा एस है, डिवाइडेड बाय रेडियस क्या हो गया, आर। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मूला आया, ये आर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूले को समटाइम्स हम लिख देते हैं डेल्टा हटाकर S इज इक्वल टू आर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, इस इक्वेशन में खास बात क्या है, देखिए इस इक्वेशन के राइट साइड पर थीटा है, दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन के राइट साइड पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर S है, यानी कि लेफ्ट साइड पर S का मतलब इस इक्वेशन का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन बनता है। अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता हो तो आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट पता हो तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास उस सर्कल का रेडियस जरूर होना चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसमें मेजर करते हैं हम, एंगल की टर्म्स में या रेडियंस में या डिग्रीज में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर से बता दूं, ये है कितने एंगल आपने कवर किया। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, इसका ऐसा यूनिट है मीटर्स या किलोमीटर्स भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर्स है। तो याद रखिएगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताता है आपने कितने मीटर्स ट्रैवल किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है आपने इतने मीटर्स मूव करते हुए सर्कल पर कितने एंगल्स कवर किए। तो ये हमारे पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर एक चीज मालूम हो तो दूसरी मालूम की जा सकती है। अच्छा जरा एक इमेजिन करें, अगर मेरे पास एक चीज हो जिसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। अगर एक ऐसा सर्कल लूं जिसका रेडियस 1 हो तो फिर S किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि R तो 1 आ जाएगा, जब ये 1 होगा तो S इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखते हैं जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे पास एक सर्कल है, कैसा सर्कल, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है। अगर इस सर्कल के अंदर कोई चीज मूव करे तो जितना उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब जरा देखिए, इमेजिन करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसने मूव किया 1 मीटर, ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसने 1 मीटर मूव किया तो इसने एंगल जो बनाया होगा सर्कल पर वो भी 1 रेडियन ही होगा, यानी कि जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर वो 2 मीटर्स करेगा तो फिर 2 रेडियन, और इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम चलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि यूनिट सर्कल में जितना ये इतना ये। दूसरी बात, ये इक्वेशन कब वैलिड है, ये इक्वेशन तब वैलिड है स्टूडेंट्स जब थीटा किसमें लेना आपने, रेडियंस में। अगर आप डिग्री में लेंगे तो इस इक्वेशन के आंसर ठीक नहीं आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो हमारे पास जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है उसके दो किस्म के डिस्प्लेसमेंट्स हुए, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए जरा देखते हैं कि दोनों की डायरेक्शन कहां होगी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रस्सी से एक पत्थर बांधकर इसको हम घुमा रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर इस पत्थर को छोड़ा जाए तो ये पत्थर जो है ये टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा, यानी इस पॉइंट पर इसकी मोशन की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट थी। तो हम कहेंगे कि जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, अलोंग द टेंजेंट होता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग टेंजेंट होगी। और इसका सबूत क्या है, जब भी कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो और वो किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसको छोड़ें तो वो उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगी, जैसे मैंने अभी पत्थर वाली एग्जांपल आपको दी। ये तो होगी इसकी डायरेक्शन। अब जरा देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होता है स्टूडेंट्स।
आपको याद होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट हैंड ग्रिप रूल की डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक पंखा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए राइट हैंड को उसकी मोशन की रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो थंब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन में हुआ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर कोई चीज जो है वो घूम रही हो तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट में होगा। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहां होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये दोनों का फर्क देखें, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और ये अलोंग टेंजेंट होता है। अगर ये अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये कैसे निकाला जाएगा? राइट हैंड रूल के जरिए। और स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा? इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन, और ये इक्वेशन आप लोगों ने याद नहीं है क्योंकि मैं जो नेक्स्ट अब रिलेशन आप लोगों के सामने डिराइव करूंगा वो इन दोनों क्वांटिटीज का होगा, यानी मैं वेलोसिटीज के रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। और जब मैं वेलोसिटीज के रिलेशन फाइंड आउट करूंगा तो याद रखिएगा मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन बनता है। स्टूडेंट्स अब जरा हम देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। देखिए लीनियर वेलोसिटी जिसको मैंने v का नाम दिया और एंगुलर वेलोसिटी जिसको मैंने ओमेगा का नाम दिया। आपको मालूम है ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनता है। अभी मैंने आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताया और वो क्या था? वो इस तरह से था कि S इज टू आर थीटा। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं टाइम से दोनों तरफ। जब मैं डिवाइड करूंगा टाइम से दोनों तरफ तो ये देखिए ये बन जाएगा डेल्टा S ओवर डेल टी और ये बन जाएगा आर डेल्टा थीटा एज इट इज, नीचे आ जाएगा डेल टी। तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया टाइम से। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करें तो वेलोसिटी बन जाती है। इसी तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब इसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। तो यहां पर हमारे पास ये एंगुलर जो है हमारे पास वेलोसिटी बन गई। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम यहां वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, वेलोसिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो जरा देखते हैं यहां पर एक छोटा सा इश्यू है जिसको हमने रिजॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप इस पाथ से जाएं तो हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस है क्योंकि कर्व पाथ है। लेकिन अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट जाएं तो फिर ये जो स्ट्रेट पाथ आता है इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो जो ऊपर वाला पाथ है कर्व वाला उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। तो जस्ट इमेजिन करें अगर एक पॉइंट सर्कल में है और वो मूव करता है तो क्या मैं उसका जो डिस्टेंस है मैं उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं? हरगिज नहीं, क्योंकि ये कर्व पाथ है। अब इसका क्या किया जाए? इसका तरीका यह है कि स्टूडेंट्स आप बजाय बहुत ज्यादा एंगल चेंज करने के आप थोड़ा सा एंगल चेंज करें, इतना कम एंगल चेंज करें कि वो जो आपके पास कर्व है वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगा और फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बन गया ये। लेकिन स्टूडेंट्स इतना कम एंगल तब ही कवर होगा जब हम टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ी रखें, इतनी थोड़ी कि टाइम अप्रोच करे जीरो को। तो याद रखिएगा मैं अब यहां पर क्या करूंगा कि लिमिट लगाऊंगा दोनों तरफ। सपोज करूंगा ये बात कि लेट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो,
कि टाइम इंटरवल आप इतना थोड़ा लें कि टाइम इंटरवल क्या बन जाए, टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करे। जब 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास डिस्टेंस इतना थोड़ा ट्रेवल होगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, और फिर वो डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और जब वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी होती है, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये वेलोसिटी बन गई क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम है। लेकिन अगर आप लिमिट लगा दें तो ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो लीनियर वेलोसिटी होती है। और स्टूडेंट्स ये आर एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि मैंने लिमिट लगाई है डेल्टा टी अप्रोचेस 0, आपको पहला लेक्चर याद आया होगा जिसमें मैंने क्या कहा था, अगर टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा हो तो इसको भी वेक्टर कंसीडर किया जा सकता है। ये भी अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बना, एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी होती है। तो यहां पर मैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा जो है ये आ जाएगा, इसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। जरा स्टूडेंट्स देखते हैं इस रिलेशन में खास बात क्या है। अगर आप देखें इस रिलेशन के लेफ्ट साइड पर आपको v नजर आ रहा है, दूसरे अल्फाज में आपको क्या नजर आ रहा है, लीनियर वेलोसिटी। और अगर आप इधर की बात करें तो आपको ओमेगा नजर आ रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन में फिर क्या खास बात हुई कि ये इक्वेशन आपको रिलेशन बता रही है लीनियर वेलोसिटी के और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। और हमारा यही आर्टिकल था कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला था, तो उस इक्वेशन से ही हमने ये सारी चीज डिराइव की है। नाउ स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो ये है कि लीनियर वेलोसिटी हम किस में मेजर करते हैं, लीनियर वेलोसिटी मेजर करते हैं मीटर्स पर सेकंड, कि एक बॉडी एक सेकंड में कितने मीटर्स ट्रेवल कर रही है। जबकि एंगुलर वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, रेडियंस पर सेकंड, के बॉडी एक सेकंड में कितने एंगल चेंज कर रही है रेडियंस में। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, दोनों कैलकुलेट डिफरेंट यूनिट्स में हो रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत कम मीटर्स ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में, तो भाई ये बहुत कम डिग्रीज भी ट्रेवल करेगा आपके सर्कल के सेंटर पर। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है जो बड़ी तेजी से जो है वो मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, ज्यादा मीटर्स कवर करेगा तो ज्यादा एंगल भी कवर करेगा सर्कल पर। तो इसका मतलब जब लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो हमारे पास चीज एक ही है, लेकिन सिर्फ हमारे बताने का तरीका डिफरेंट है एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि देखते हैं इनकी डायरेक्शंस कहां बनती हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी कहां से आई है, डिस्प्लेसमेंट से। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां था, अलोंग द टेंजेंट। तो लीनियर वेलोसिटी भी कहां होगी, अलोंग द टेंजेंट। और अगर आप देखें कि हमारे पास कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है, तो जब वो सर्कल में मूव कर रही होगी तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो आप कोई भी पॉइंट देखेंगे, हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। इस वजह से समटाइम्स ये जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है इसको एक और नाम दिया जाता है, और वो क्या है, वो नाम है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का एक नाम क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसलिए समटाइम्स इसके साथ छोटा सा टी लग जाता है और वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये लीनियर वेलोसिटी है, तो और ये किस डायरेक्शन में है, ये अलोंग द टेंजेंट है। और अगर आप किसी भी चीज को छोड़ें सर्कल में मूव करते हुए, तो हमने देखा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाती है। क्यों, क्योंकि उस वक्त उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में थी। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ओमेगा की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, और मैंने आपको बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से निकलती है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर ये पंखा है और ये इस तरह से मूव कर रहा है, आप राइट हैंड रूल लगाएं, उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, तो अंगूठा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन में है, यानी कि राइट हैंड रूल में है।
तो याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कहां होती है, along एक्सिस ऑफ रोटेशन। और निकाली कैसे जाती है, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, जिसका दूसरा नाम राइट हैंड ग्रिप रूल, क्योंकि आप इस तरह से ग्रिप कर रहे हैं उसको। और तीसरा इसका नाम था स्क्रू रूल, क्योंकि इसी रूल्स के जरिए हम स्क्रूज खोलते हैं। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 के पहले लेक्चर में ये बात बताई है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप पहले लेक्चर को लाजमी देखें। हाँ स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन कहां होती है, हम लोगों ने देखा कि इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग टेंजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं कह रहा हूं कि ये लीनियर वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्मूला बताऊं तो वेक्टर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि वेक्टर फॉर्मूला में हम कहेंगे कि ये वेक्टर आ जाएगा, तो फिर ये दोनों भी वेक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ओमेगा का वेक्टर हमेशा पहले और जो आर है उसका वेक्टर बाद में आएगा। अगर आपने इसको पहले इसको बाद में लिख दिया यहां पर तो मसला होगा, यहां पर इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड्स को। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। और आपको याद है, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आता। इस तरह से एक ओमेगा क्रॉस आर और आर क्रॉस ओमेगा एक चीज नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से ही लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बात की है, जरा देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। ये देखिए, अब हमारे पास वही पाथ है सर्कुलर, और हमारे पास एक चीज जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जरा जल्दी से बताएं इसकी लीनियर वेलोसिटी कहां होगी, तो स्टूडेंट्स अलोंग टेंजेंट। और फिर हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, तो राइट हैंड रूल से इसकी एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन में आएगी। और जरा दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके देखें कि इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के वेक्टर थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, क्योंकि ये कहां पर है, टेंजेंट में, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में। बिल्कुल इसी तरह से ये भी टेंजेंट और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में है, तो ये भी एक दूसरे पर हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, एक दफा मैं उसको कंबाइन कर देता हूं। ये देखिए, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अभी जरा देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो दोनों के लिए राइट हैंड रूल लगेगा, तो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन में। और इसी तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट में होंगे, तो दोनों का एक ही टेंजेंट है। यानी कि लीनियर क्वांटिटीज आप देख रहे हैं टेंजेंट की डायरेक्शन में आ रही हैं, और एंगुलर क्वांटिटीज जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में आ रहे हैं। अब हमारे पास जो है तीसरी चीज जो एक्सेलरेशन है, आइए देखते हैं उसका क्या रिलेशन बनता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं आज की लास्ट रिलेशनशिप, और वो किस किस के दरमियान है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि ए के दरमियान और अल्फा के दरमियान। अब जरा इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट इक्वेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी, ये देखिए, मैंने लिखा था कि भाई हमारे पास S इज इक्वल टू आर थीटा था, राइट। और फिर मैंने क्या किया था, मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया टाइम से, तो बाय डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने डेल्टा टी से डिवाइड किया। ये इक्वेशन क्या बन गई थी, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, और यहां आर एज इट इज, ये डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैंने बताया था कि ये डेल्टा एस है, ये डिस्टेंस है। इसको डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइम इंटरवल बहुत छोटा करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास वो कर्व लाइन स्ट्रेट बन जाएगी। तो यहां पर ये बात मैं इस तरह से लिखूंगा कि लेट डेल्टा टी अप्रोच जीरो। जब हम डेल्टा टी अप्रोच करेंगे जीरो को, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या बनता है, वेलोसिटी। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ये चीज मैं आपके सामने ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं। अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। तो स्टूडेंट्स,
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वेलोसिटी है इसको भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं यहां डेल्टा लगा देता हूं और मैं दोनों तरफ फिर से टाइम से डिवाइड कर देता हूं। तो बाय डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स। अब जरा देखें, जब मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हो जाएगा और ये आ जाएगा आर डेल्टा ओमेगा, यहां भी डेल्टा टी आ जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने डेल्टा टी लगा दिया। नाउ स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है बच्चे। और फिर हमारे पास आर एज इट इज, और ये क्या बन गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो अल्फा होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखते हैं कि क्या खास बात है। ये देखिए, इस इक्वेशन के एक तरफ ए है और जो हमारे पास ए है वो तो कहलाता है लीनियर एक्सेलरेशन, यानी इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लीनियर एक्सेलरेशन है, और अल्फा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन में क्या खास बात हुई, फिर ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड लीनियर एक्सेलरेशन और राइट साइड एंगुलर एक्सेलरेशन रखती है, यानी कि ये इक्वेशन रिलेट कर रही है किस किस को, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को। और वही जानना हमारा आज का आर्टिकल था कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। दोनों ही क्या बताते हैं, दोनों ही बताते हैं कि स्पीड कितना चेंज हो रही है। और ये कैसे बताएगा, ये इन यूनिट्स में बताएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किन यूनिट्स में बताएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये एंगल की टर्म में बताएगा और ये डिस्टेंस की टर्म में बताएगा। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास A इज इक्वल टू आर अल्फा। अब जरा देखते हैं हमारे पास इनकी डायरेक्शंस कहां होगी। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास ये एक चीज जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल में मूव कर रही है। अब जरा आप गेस करें कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहां था, याद है, अलोंग टेंजेंट। लीनियर वेलोसिटी कहां थी, अलोंग टेंजेंट। तो लीनियर एक्सेलरेशन कहां होगा इसका, जल्दी से बताएं। अलोंग टेंजेंट अगर आपने सोचा है तो आपका आंसर गलत है स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज होता है, और मैंने अभी देखा आपके सामने इसको यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहा हूं भाई, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो फिर कब होगा एक्सेलरेशन, जरा इमेजिन करें ये चीज रेस्ट पर थी और अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगी। जब ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगी अब इसके पास एक्सेलरेशन होगा। अब ये स्पीड पकड़ रही है तो जरा देखें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी तो टेंजेंट में थे ही, लेकिन अब लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, टेंजेंट में होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अब टेंजेंट में हमारे पास तीन वेक्टर्स हो गए, तीनों लीनियर वेक्टर्स। लेकिन यहां एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, वो देखें, अगर मैं इस चीज की स्पीड बजाय बढ़ाने के आहिस्ता आहिस्ता कम करूं, तो जब इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, अभी भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी उन्हीं टेंजेंट्स में है, लीनियर एक्सेलरेशन भी टेंजेंट में ही होगा। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि लीनियर एक्सेलरेशन अब वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा टेंजेंट में, लेकिन अब यह सिस्टम बनेगा। तो हमने सीखा कि लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंट में होगा, लेकिन उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, वो टेंजेंट में होकर वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है और टेंजेंट में होकर वेलोसिटी के ऑपोजिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आई, लीनियर एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शंस आई। एक डायरेक्शन क्या होगी, दोनों डायरेक्शंस हैं टेंजेंट के ही अलोंग, लेकिन एक में अलोंग टेंजेंट भी है और अलोंग वेलोसिटी भी है। ऐसा कब होगा, जब उस बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो, स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन यह भी हो सकता है कि वो अलोंग टेंजेंट हो, अलोंग टेंजेंट हो लेकिन अलोंग वेलोसिटी ना हो, बल्कि ऑपोजिट टू वेलोसिटी हो। फिर हमारे पास ये कब होगा, जब बॉडी की स्पीड बजाय बढ़ने के स्पीड इज डिक्रीजिंग।
तो स्टूडेंट्स ये दोनों बातें देख लें कि लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंट में होते हुए भी दो डायरेक्शंस रखता है। अब जरा देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस कहां होंगी। ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स वही चीज जो है वो रोटेट कर रही है और मैं कहता हूं कि बताएं एंगुलर एक्सेलरेशन कहां होगा। अगर आप लोगों ने इस दफा गेस कर लिया हो तो बिल्कुल ठीक गेस किया होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि चीज एक ही स्पीड से घूम रही है। तो इस सूरत में वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहां पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब जरा देखिए, अगर इस चीज की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़े तो फिर याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो राइट हैंड रूल में ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, राइट हैंड रूल में ऊपर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी राइट हैंड रूल में ही होगा और ऊपर ही होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। कब, अगर स्पीड बढ़ रही हो। लेकिन जरा इमेजिन करें अगर इसी की स्पीड कम हो रही हो, तो जब स्पीड कम होगी आहिस्ता आहिस्ता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी भी उधर है क्योंकि पंखा घूम तो उसी डायरेक्शन में रहा है ना, राइट हैंड रूल तो वही लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर है, लेकिन अब एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगा लेकिन डाउनवर्ड होगा। तो वही दो बातें जो लीनियर एक्सेलरेशन में थी वही दो बातें हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन में भी देखी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की भी दो डायरेक्शंस हैं। पहली डायरेक्शन क्या है, अलोंग राइट हैंड रूल, लेकिन अलोंग एंगुलर वेलोसिटी होगी। और दूसरी डायरेक्शन क्या है, अलोंग राइट हैंड रूल, वो भी राइट हैंड रूल की डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगी, लेकिन ओमेगा के ऑपोजिट होगी। तो आपने देखा कि हमारे पास अल्फा की दो डायरेक्शंस है। ये कब होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, यानी ओमेगा इज इंक्रीजिंग। और ये कब होगा, जब ओमेगा इज डिक्रीजिंग, जैसे मैंने आपको दोनों बातें बताई। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमारे पास दो दो डायरेक्शंस हैं एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की, लेकिन दोनों डायरेक्शंस लीनियर एक्सेलरेशन की हैं तो टेंजेंट में ही। तो इसलिए आपको इसके साथ भी एक छोटा सा टी नजर आएगा और इसका मतलब क्या है कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये कहां होता है, ये अलोंग दी टेंजेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा दोनों की डायरेक्शंस का भी। तो अब आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स कि जब आपके पास तीनों क्वांटिटीज हो तो तीनों क्वांटिटीज की डायरेक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है। और तीनों डायरेक्शंस का एक दफा मैं फिर बता देता हूं ताकि आपको भूले ना। स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मैं यहां तीन केसेस बना देता हूं। पहला केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये भी सर्कुलर मोशन होती है, रोटेशन होती है। यूनिफॉर्म क्या है, इसमें स्पीड, कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पर ये पंखा जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास ये 6 क्वांटिटीज कहां होंगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी कहां होगी, अलोंग टेंजेंट, और लीनियर एक्सेलरेशन कहां होगा, नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, राइट हैंड रूल ऊपर को, एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, राइट हैंड रूल ऊपर को, एंगुलर एक्सेलरेशन कहां होगा, नहीं होगा। तो आपने एक और बात भी सीखी कि सर्कल में हमारे पास दो किस्म की डायरेक्शंस होती हैं, या तो चीजें टेंजेंट में होंगी या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन में होंगी। दूसरी बात, अगर ए नहीं है लीनियर एक्सेलरेशन तो अल्फा भी नहीं है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यानी दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जरा देखिए स्टूडेंट, अगर दूसरा केस हम डिस्कस करें, केस नंबर 2 ये है कि बॉडी रोटेट कर रही हो लेकिन उसकी स्पीड बढ़ रही हो, पहले में स्पीड नहीं बढ़ी थी। तो ये मेरे पास पंखा है और मैं इसको अचानक से ऑन करता हूं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जरा देखें, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट, लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंट, और उन दोनों की डायरेक्शन में ही होगा। और फिर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड रूल ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड रूल ऊपर, और एंगुलर एक्सेलरेशन राइट हैंड रूल और उन्हीं की डायरेक्शन में यानी ऊपर। अब तीसरा केस क्या हुआ, जब स्पीड कम हो रही हो। जरा देखें, मैं इस पंखे को ऑफ करता हूं, स्पीड कम हो रही है, देखते हैं अब 6 की 6 डायरेक्शन कहां बनेगी। जहां पंखा जा रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट, लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंट, लेकिन वेलोसिटी के ऑपोजिट टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी ऊपर राइट हैंड रूल, एंगुलर एक्सेलरेशन राइट हैंड रूल लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं बल्कि डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास
बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने आपको सारी चीज बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जरा देखिए पेज नंबर 104 के ऊपर ये जो पैराग्राफ है, अब हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, इमेजिन करें कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, एक सख्त बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है। जरा इमेजिन करें कि इस बॉडी के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए जो सेंटर के ज्यादा करीब है और पॉइंट बी जो सेंटर से थोड़ा सा दूर है। अब मैं इस पूरी बॉडी को सपोज करें 30 डिग्री रोटेट कर देता हूं। जब मैं इसको इतना रोटेट करूंगा तो आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स ने सेंटर पर सेम एंगल ट्रेवल किया, यानी कि दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम। लेकिन अगर आप देखें दोनों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। जो पॉइंट ए है उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है लीनियर, जबकि जो पॉइंट बी जो दूर था उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हालांकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है फिर भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो तो उसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उस पैराग्राफ में है कि फॉर अ रिजिड बॉडी ऑल पॉइंट्स हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सारे पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बट डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और किसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? जो पॉइंट दूर होगा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप खाना काबा में तवाफ कर रहे हो तो खाना काबा में जब तवाफ कर रहे होंगे तो आप कहां पर प्रेफर करेंगे कि आप किस पॉइंट पर तवाफ करें? आपकी कोशिश होगी कि जितना काबा के करीब हो उतना बेहतर है, क्योंकि जब काबा के करीब होंगे तो एक चक्कर ही लगेगा लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। लेकिन अगर आप काबा से दूर होंगे तो फिर आपका चक्कर जो है वो एक होगा लेकिन उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा मीटर्स आपको ट्रेवल करने पड़ेंगे। और ये बात सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं है, याद रखना ये सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इसी तरह ये सेम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी और सेम एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज हमारे पास सर्कल में मूव कर रही है तो जितने पॉइंट्स हमारे पास करीब होंगे उनकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन कम, और जितने पॉइंट्स दूर होंगे उनका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते, आप जिधर मर्जी हो। अगर वो रिजिड बॉडी है तो आपको आपके डिस्प्ले एंगुलर वेलोसिटीज को, एंगुलर क्वांटिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स आज की आखिरी बात और वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए? फॉर सर्कुलर मोशन या फॉर रोटेशन। जब चीजें रोटेट कर रही हो तो वो जो न्यूटन की इक्वेशंस थी, आपको याद है न्यूटन की इक्वेशंस? मैं लिख देता हूं फिर से एक दफा। Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने ये पढ़ी। लेकिन आज मैं जब बात करूंगा लीनियर की नहीं, मैं एंगुलर की बात करूंगा। चीजें जब रोटेट कर रही हो तो फिर मैं चाहता हूं कि ये जितने भी लीनियर वेलोसिटीज, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्टेंस आए हैं इनकी जगह एंगुलर क्वांटिटीज आए। तो उसका क्या तरीका है? एक तरीका तो सिंपल है। हमने देखा कि भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन बनता है? थीटा। और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी कौन आ जाती है रोटेशन में? ओमेगा। और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन कौन आ जाता है? अल्फा। स्टूडेंट्स इन्हें कहते हैं कि ये तीनों, इन तीनों के क्या हैं? सुनना जरा ध्यान से, रोटेशनल एनालॉग। आसान अल्फाज में ये इनकी रिप्लेसमेंट है अगर आप रोटेशन में, यानी अगर आपको रोटेशन में कहीं भी एस आए नजर तो उसकी जगह थीटा लिख दें, वी की जगह ओमेगा लिख दें, ए की जगह अल्फा लिख दें। लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, यानी कि
अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को देखूं, रोटेशन के लिए इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या v की जगह ओमेगा लिख दूं, vi की जगह ओमेगा आई लिख दूं और a की जगह अल्फा लिख दूं? टाइम तो खैर सेम होता है, तो क्या यह बात दुरुस्त होगी? अब स्टूडेंट्स अभी हम कह नहीं सकते कि अगर मैं डायरेक्ट इस तरह से सिंबल रिप्लेस कर दूं तो पता नहीं ये बात ट्रू है भी या नहीं। आज स्टूडेंट्स चेक करते हैं एक इक्वेशन को। ये देखिए, इसी को देख लें। हमारे पास है VF = VI + AT। मुझे ये तो पता है कि मैंने जो रिलेशन निकाले वो क्या थे, S = R थीटा, V = R ओमेगा और A = R अल्फा। ये तीनों इक्वेशंस तो हम लोगों ने अभी डिराइव की ना। तो V = R ओमेगा, तो मैं V की जगह R ओमेगा पुट कर देता हूं, और क्योंकि V F है फाइनल है तो ओमेगा भी F होगा। और फिर VI की जगह R ओमेगा पुट कर देता हूं, लेकिन क्योंकि V जो है वो इनिशियल है तो ओमेगा भी इनिशियल होगा। और फिर मैं A की जगह R अल्फा पुट कर देता हूं और साथ T आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, ये तो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, ओमेगा F = ओमेगा I + अल्फा T। और स्टूडेंट्स ये तो वही चीज आ गई। इसका मतलब हालांकि तरीका ये है कि पहले आप वैल्यूज पुट करें और फिर सॉल्व करें और आंसर निकालें, लेकिन आपका आंसर वही आ रहा है जो अगर आप शॉर्टकट में सिंबल्स को रिप्लेस कर दें। तो ये तो बड़ा कमाल हो गया कि मैं बजाय इसमें वैल्यूज पुट करूं, मैं सीधा सीधा कह देता हूं S का सिंबल रिप्लेस कर दो थीटा के साथ, VI का सिंबल, V का सिंबल रिप्लेस कर दो ओमेगा के साथ, हाफ एज इट इज A का सिंबल रिप्लेस कर दो अल्फा के साथ। तो ये चीज हमारे पास उसी इक्वेशन का रोटेशनल एनालॉग आ गया। फिर इसी तरह से मैं यहां पर कह सकता हूं ये 2 है, ये A है, A की जगह मैं अल्फा, और ये S है, S की जगह मैं थीटा लगा देता हूं। इसी तरह से ये V है, VF है, मैं इसकी जगह ओमेगा F, और ये VI है, मैं इसकी जगह ओमेगा I लिख दूं। तो ये भी वही इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट्स असल तरीका लेकिन यही है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में देखें तो बड़े जबरदस्त बात है कि किसी भी लीनियर मोशन की इक्वेशन को अगर आप बनाना चाहते हैं रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, तो आप उनके सिंबल्स को रिप्लेस कर दो और हर एक लीनियर क्वांटिटी की जगह उनका रोटेशनल एनालॉग जो बनता है वो पुट कर दें। ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं ये कहलाती हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास न्यूटन की इक्वेशंस ही हैं, कि ये न्यूटन्स इक्वेशन है फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन इक्वेशंस को लगाने के लिए कुछ कंडीशन है। आपको याद है जब मैंने आपको ये इक्वेशंस पढ़ाई थी, मैंने बताया था इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और भी कुछ कंडीशंस थी। लेकिन जब आप इनको लगाएंगे तो इनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। उनमें से एक आपकी बुक ने पेज नंबर 104 के लास्ट 3 लाइनों में डिस्कस किया, और वो ये है कि बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि बॉडी जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल स्ट्रेट अगर इस तरफ है तो इसी तरफ रहे, तो फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आज का आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।